वेलकम बैक दोस्तों पिछले 5-6 वीडियोस में मैंने जो आपको ये हाफ ब्रिज एसएमपीएस का पूरा सर्किट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन इसके एक्सप्लेन किए हैं और मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लगे हैं। आपने पसंद किया है वीडियोस को और आपने काफ़ी चीज़ें इससे सीखी हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सर्किट एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें कुछ लोगों की कुछ क्वेरीज भी होती हैं। तो मुझे आप में से बहुत से दोस्तों की बहुत सी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में मिली हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों को रिप्लाई करके उनको समझाने की कोशिश भी की है, उनकी क्वेरीज का जवाब भी दिया है। तो दोस्तों अगर आपके भी मन में कोई क्वेरीज आती हैं वीडियो देखने के बाद, मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप क्वेरी लिखने से पहले, कमेंट करने से पहले एक बार उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमारे जो दूसरे भाई हैं वो कमेंट सेक्शन में क्या क्या क्वेरीज कर रहे हैं, मैंने उनको रिप्लाई किया हुआ है वहाँ पे, तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपकी क्वेरी भी उनमें से ही कोई एक हो और आपको वहीं से जवाब मिल जाएगा उसका। फिर भी कुछ दोस्तों की क्वेरीज कुछ इस तरह की होती हैं जो अच्छे सवाल होते हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों ना उनके सवाल लेके एक वीडियो बनाई जाए जिससे ताकि आप सब लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके मन में सवाल तो आते हैं लेकिन पता नहीं किसी झिझक की वजह से वो पूछ नहीं पाते हैं, तो मेरे वीडियो बनाने से उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बार कमेंट सेक्शन जाके ज़रूर पढ़ा कीजिए, तो उससे आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे दोस्तों। तो अभी के रीसेंट कमेंट्स में मेरे एक दोस्त ने मेरे से सवाल किया था कि सर ये TL494 जो आईसी है PWM की, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आईसी हमारी सही है कि ख़राब है। तो ये सवाल काफ़ी लॉजिकल है। जब भी आप पावर सप्लाई रिपेयर करेंगे तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपकी आईसी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आईसी ही नहीं चल रही है तो आप दूसरे सेक्शन चेक करेंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज इस भाई का कमेंट लेते हैं और इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से अगर आपके पास कोई पावर सप्लाई आती है जो डेड है, नहीं काम कर रही है, तो उसकी जो PWM आईसी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो आप कैसे चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास कोई सप्लाई आती है इस तरह से, तो अब ये आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये आपको कैसे पता चलेगा। आपने यहाँ से इनपुट पावर सप्लाई दी लेकिन सप्लाई आपकी डेड है, कोई आउटपुट पावर नहीं आ रही है, एलईडी नहीं जल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरी आईसी ख़राब है या कुछ और फॉल्ट है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए उस तरीके के बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई पावर सप्लाई आई है, आपने पावर दी है लेकिन वो डेड है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपना मल्टीमीटर ले लेना है और आपको जो आपकी आईसी है इसकी जो सप्लाई की पिनें हैं, 7 नंबर पिन इसकी ग्राउंड होती है और 12 नंबर पिन इसकी VCC पिन होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, 7 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है और 12 नंबर पे इस पर VCC सप्लाई आती है। तो आपको इस आईसी की 7 नंबर और 12 नंबर पिन पे सबसे पहले तो सप्लाई चेक करनी है कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सप्लाई आ रही है तो उस केस में आपको देखना है कि जो इसकी 14 नंबर की पिन है, रेफरेंस पिन, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस आईसी को सप्लाई देंगे तो साथ के साथ ही आपको 14 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इधर सप्लाई जब आपकी आ गई है तो आपको 14 नंबर पिन पे चेक करना है कि 5 वोल्ट आउट आपको मिल रहे हैं वहाँ के नहीं मिल रहे हैं। अगर वो 5 वोल्ट भी आपको मिल रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये इसके जो ट्रांजिस्टर होते हैं इंटरनल, 2 ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं Q1 Q2, ये स्विचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपको चेक करना है। वो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने सप्लाई दी है और यहाँ पर कोई VCC सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो जब सप्लाई नहीं आ रही है तो आप आईसी को कैसे चेक कर लोगे, आईसी तो काम करेगी नहीं, पहले तो उसको सबसे पहले सप्लाई चाहिए। तो अगर इसको VCC सप्लाई नहीं मिल रही है इस आईसी को, तो ये आईसी तो काम नहीं करेगी। तो इसमें ना तो 5 वोल्ट आपको रेफरेंस वोल्टेज मिलेगी, ना ही इसमें यहाँ कोई स्विचिंग होगी उस केस में। तो अभी हम दूसरी चीज़ों को ध्यान में ना देते हुए हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी आईसी ठीक है कि नहीं है, हम इस पे काम करते हैं।
तो उसको चेक करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपना मल्टीमीटर ले लें, यहाँ मल्टीमीटर रख लेते हैं साथ में, और मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज पे सेट कर लेना है। ये डायोड पे मैंने सेट कर लिया इसको। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस आईसी की जो ग्राउंड पिन है 7 नंबर की पिन, ये आपकी 7 नंबर पिन है इस आईसी की, ये वाली। तो 7 नंबर पिन पे आपको अपनी ग्राउंड वाली प्रोब लगा देनी है, और जो आपकी पॉजिटिव वाली प्रोब है, जो रेड वाली प्रोब है मल्टीमीटर की, उसको आपको बाकी सभी पिनों पे लगा के देखना है। जैसे आपने 8 पे लगाया तो देखिए आपको रीडिंग आ रही है यहाँ पर। इसी तरह से आप 9 और 10 पे लगाएंगे तो 9 और 10 आपको शॉर्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये 9 और 10 जो है वो ग्राउंड से ही कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, ये आपकी पिन नंबर 9 है और ये आपकी पिन नंबर 10 है। तो यहाँ आप देखेंगे ये वाली पिन और ये वाली पिन और ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो कि पिन नंबर 7 पे भी जा रही है। तो ये हमने दोस्तों 7 नंबर पिन पे अपनी ब्लैक प्रोब लगा दी यहाँ पे। उसके बाद जो रेड प्रोब है उसको जब आप 8 पे लगाएंगे तो आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। 9 और 10 तो शॉर्ट ही होते हैं, तो वो आपको शॉर्ट दिखाएंगे दोनों पिनें। 11 नंबर पिन पे फिर से आपको रीडिंग मिलेगी, 12 पे आपको रीडिंग मिलेगी, 13 पे आपको रीडिंग मिलेगी, 14 पे आपको रीडिंग मिलेगी, 15 पे रीडिंग मिलेगी, लेकिन 16 आपको शॉर्ट दिखाएगा। तो 16 नंबर पिन शॉर्ट क्यों दिखाएगा, क्योंकि देखिए 16 नंबर जो पिन है ये आपकी कहाँ कनेक्ट हो रही है, आई सेंस इनपुट पे कनेक्ट हो रही है। और जो आपकी आई सेंस इनपुट है ये लाइन आपकी यहाँ से आ रही है, ये सीधी देखिए यहाँ से जा रही है, और ये इन रेजिस्टेंस के थ्रू होती हुई और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इसलिए 16 नंबर पिन भी आपकी शॉर्ट दिखाएगा। तो ये हमारी 16 नंबर पिन है जो शॉर्ट दिखा रहा है। उसके बाद आप पिन नंबर 1 पे लगाएंगे, देखिए रीडिंग आ रही है, 2 पे लगाएंगे रीडिंग आएगी, 3 पे लगाएंगे रीडिंग आएगी, 4 पे रीडिंग आएगी, 5 पे रीडिंग आएगी, और 6 पे आपको ये ओपन दिखाएगा। तो ये एक नॉर्मल जो ठीक आईसी है उसकी पहचान है। अगर आपको ये जो पिन नंबर हमारी हैं 9, 10 और 16, इनको छोड़ के अगर किसी भी पिन पे अगर शॉर्ट दिखाता है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईसी ख़राब हो सकती है। दोस्तों आपको अब आईसी को बाहर निकाल के भी इसी तरह से चेक करना पड़ेगा कि कहीं भी किसी भी पिन पे वो शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। तो इस आईसी में ज़्यादातर इंटरनल जो फॉल्ट आते हैं वो क्या होता है, या तो इसकी जो रेफरेंस वाला पॉइंट है वो ख़राब हो जाता है, रेफरेंस सेक्शन इसका, तो क्या होगा कि आपकी 14 नंबर पिन पे आपको शॉर्टिंग दिखा सकता है वो। और दूसरा क्या होता है, इसके इंटरनल जो 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि ग्राउंड के साथ में आपको या तो पिन नंबर 8 जो है वो शॉर्ट दिखाएगी, या फिर पिन नंबर 11 जो है वो शॉर्ट दिखाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी आईसी ख़राब है, आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया हमारा कोल्ड टेस्ट, हमने सिर्फ बिना सप्लाई कनेक्ट किए हमने मल्टीमीटर से ही आईसी को चेक कर लिया है। ठीक है, अभी इसका एक दूसरा तरीका और होता है दोस्तों, वो क्या है, देखिए उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो आईसी है हमारी, इस पे हम 7 नंबर पिन जो इसकी ग्राउंड है और 12 नंबर पिन जो इसकी वीसीसी पिन है, इस पे हम सप्लाई देंगे बाहर से, एक्सटर्नल सप्लाई। कितनी देंगे, 14 से 15 वोल्ट आप इस पे सप्लाई देंगे। तो जब आप सप्लाई देंगे तो ये आईसी काम करने लग जाएगी। तो उस समय आप इसकी ये वी रेफरेंस वोल्टेज चेक कर सकते हो कि 5 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही, और ये ट्रांजिस्टर आपके स्विचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये चेक कर सकते हो। तो ये तरीका एक ज़्यादा बढ़िया तरीका है जिससे आप श्योर हो सकते हो कि आपकी आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो कैसे हम करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई की जो पिन नंबर 7 है, ये इसकी पिन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 7 नंबर पिन ये हो गई आपकी, ये इस पे आ रही है। यहाँ पर आपकी 9 और 10 नंबर पिन इसी पे शॉर्ट हैं साथ में, इनको ग्राउंड किया हुआ है। उसके बाद इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है 12 नंबर, ये आपकी 9 हो गई, 10 हो गई, 11 और ये 12, ये 12 नंबर पिन है। तो 12 नंबर पिन से यहाँ से आप देखेंगे ये ट्रैक एक जा रहा है, ये यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ हमारा ये वीसीसी कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। ये 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट के आसपास का होता है,
और इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्योंकि यहाँ पर आपको और भी ये 1 2 3 4 टोटल 4 यहाँ कैपेसिटर लगे हैं, तो इसमें से आपको गलती नहीं लग जाएगी कौन सा कैपेसिटर वीसीसी है। एक तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, दूसरा उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि आप इसको दूसरी साइड से जब देखेंगे तो इसकी जो पॉजिटिव लेग है वो आप देखेंगे यहाँ जा रही है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट पे क्या लगा है, देखिए ये 2 यहाँ डायोड लगे हुए हैं इसके ट्रांसफार्मर के नीचे, ये यहाँ पर 2 डायोड दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई बन के आ रही है, तो ये 2 डायोड से ये सप्लाई जो है यहाँ पहुँच रही है वीसीसी कैपेसिटर पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वीसीसी कैपेसिटर को ढूंढ के इसके दोनों पॉइंट पे हम 14 से 15 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे। तो जब इस पे हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, आईसी को सप्लाई मिल जाएगी। तो चलिए इस पे सप्लाई देते हैं एक बार। तो ये मेरी पॉजिटिव वोल्टेज की हो गई लाइन, इसको हम ये वीसीसी कैपेसिटर के साथ में सोल्डर कर देते हैं। पॉजिटिव लाइन सोल्डर हो गई। और ये हमारी नेगेटिव लाइन है, इसको नेगेटिव लाइन को भी वीसीसी कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगा देते हैं। तो ये दोनों लाइनें मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। अभी मैं इस पे सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो ये मैंने सप्लाई इसमें ऑन कर दी है। तो यहाँ कितनी वोल्टेज आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। इसको वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो ये हमारा यहाँ वोल्टेज आ रही है, देखिए 14.4 वोल्ट के करीब यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको पलट लेते हैं। अब ये आईसी को हमने पलट लिया है, देखिए। तो ये इसकी 7 नंबर पिन है ये वाली, और यहाँ पर इसकी 9 10 11 और ये 12 नंबर पिन है, देखिए 12 नंबर। तो 7 और 12 के बीच में हमने इसको 14 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। अब जब ये इसको आईसी को सप्लाई मिल गई है तो इसकी 14 नंबर पिन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट की रेफरेंस वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। तो ये पहला साइन है, ये पहला इंडिकेशन है कि हमारी आईसी शायद ठीक है। अब दूसरा इंडिकेशन क्या है कि ये इसके जो ट्रांजिस्टर हैं ये स्विचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम ये मल्टीमीटर को फ्रीक्वेंसी रेंज में सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हर्ट्ज लिखा है जहाँ HZ, तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ग्राउंड और 8 नंबर पिन पे चेक करेंगे। तो ग्राउंड के लिए हमारी पिन कौन सी है, 7 नंबर, और 8 नंबर पे हमने लगाया। तो देखिए यहाँ 26.8 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस पे आ रही है, जो हमारी 8 नंबर पिन है, जो पहला ट्रांजिस्टर है हमारा। और दूसरे ट्रांजिस्टर की हमारी आउटपुट पिन कौन सी है, वो है पिन नंबर 11। तो पिन नंबर 11 पे भी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं। तो वैसे ही 7 नंबर पिन पे हम इसको ग्राउंड दे देते हैं, और ये हमारी 11 नंबर पिन है। तो देखिए इस पे भी 26.8 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारी आईसी जो है वो स्विचिंग भी कर रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे कई दोस्तों का ये सवाल होता है कि सर मेरे पास तो मल्टीमीटर ही बेसिक वाला है, उसमें फ्रीक्वेंसी चेक करने की तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा इसको। तो उसके लिए दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीमीटर को रख ले वोल्टेज पे। ये देखिए ये वोल्टेज पे मैंने इसको सेट कर दिया है अब। और वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज है उस पर आपको सेट करना है। डीसी वोल्टेज पे सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, आप पहले ये समझिए कि इसके ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये कैसे स्विचिंग कर रहे हैं। इस ट्रांजिस्टर के जो एमीटर हैं दोनों ट्रांजिस्टर के, उनको हमने क्या कर रखा है, उनको हमने ग्राउंड कर रखा है। देखिए ये दोनों को यहाँ से जोड़ के, और ये लाइन देखिए यहाँ से सीधा जो है ये ग्राउंड पे चली गई है। तो यानी कि एमीटर हमारे ग्राउंड हैं। तो जब भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव लाइन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो अगर यहाँ हमें नेगेटिव चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लीड जो है हमारे मीटर की यहाँ लगानी पड़ेगी, और पॉजिटिव को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ 12 नंबर वीसीसी पिन पे। तो उससे क्या होगा, जब भी ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो ये ग्राउंड लाइन इसमें से पास होती हुई यहाँ आ जाएगी, और 12 वोल्ट पे हमने पॉजिटिव पहले ही लगा रखा है। तो हमें क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज मीटर पे देखने को मिलेगी। करके देखते हैं। देखिए ये पॉजिटिव लीड है हमारी, इसको मैंने रख लिया पिन नंबर 12 पे, और ये जो मेरी नेगेटिव लीड है इसको मैंने लगाया पिन नंबर 8 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 12.5 वोल्ट की आउटपुट मिल रही है। तो 12.5 वोल्ट की आउटपुट हमें कब मिलेगी,
जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा, अगर ऑन नहीं हो रहा तो यहाँ से ग्राउंड लाइन आएगी नहीं, तो हमें वोल्टेज नहीं मिलेगी। उस केस में ये पिन जो है ओपन हो जाएगी। तो ओपन केस में क्या होगा, मान लीजिए जैसे हमने लीड ही नहीं लगा रखी तो आपको यही रीडिंग मिलेगी। तो अगर यहाँ पर लगाने पे आपको वोल्टेज मिल रही है, जो आपने सप्लाई वोल्टेज दी है उससे लगभग 2-2.5 वोल्टेज ही कम मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर आपका ठीक है। दूसरे ट्रांजिस्टर की आउटपुट कौन सी है, वो पिन नंबर 11 पे है। तो जब पिन नंबर 11 पे हम लगाते हैं, देखिए तो पिन नंबर 11 पे भी हमें वही 12.5 वोल्ट के आसपास में आउटपुट मिल रही है। तो अगर आपका मल्टीमीटर जो है फ्रीक्वेंसी नहीं चेक कर सकता है तो आप इस तरह से भी ट्रांजिस्टर्स को चेक कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से आप तभी चेक कर पाएंगे जब आपने इसमें पहले ये चेक कर लिया हो कि ग्राउंड पिन के साथ में ये पिन शॉर्ट नहीं है। क्योंकि अगर ये पिन शॉर्ट ही होगी तो फिर इसको वोल्टेज वैसे ही मिल जाएगी, फिर तो ट्रांजिस्टर ऑन हो या ऑफ हो वोल्टेज वैसे भी आपको मिलती रहेगी। तो उससे आपको गलतफहमी हो सकती है। तो अगर आपका मीटर जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा सकता है तो आप इस पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने पहले ये देख लिया हो कि आपकी जो ट्रांजिस्टर हैं उनका एमीटर और कलेक्टर जो है वो आपस में शॉर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला मीटर है फिर तो आप सीधा फ्रीक्वेंसी ही चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये एक तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी स्विचिंग आईसी जो है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब मेरे एक दूसरे दोस्त हैं, उनका सवाल ये है कि सर ये जो आपने डेड टाइम कंट्रोल पिन का फंक्शन समझाया था वो फंक्शन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस पिन की ज़रूरत क्या है जब हम यहाँ से वोल्टेज की भी इनपुट दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं और करंट का भी फीडबैक दे रहे हैं, तो ये दोनों ही इन ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जब करंट वाला जो एरर एम्पलीफायर है, अगर करंट हमारा ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में ये सिग्नल भेजता ही है नीचे कि ड्यूटी साइकिल को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो जब वो भेज ही रहा है, ड्यूटी साइकिल को बंद करवा रहा है, तो फिर डेड टाइम कंट्रोल पिन की ज़रूरत क्या है। और हमने ये जो एक्स्ट्रा सर्किट इसमें बना रखा है ये डेड टाइम कंट्रोल का, यहाँ पर इसकी क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों उसके लिए मैं ये बता देता हूँ आपको कि देखिए क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आपकी वोल्टेज ड्रॉप होती है, जब आपने लोड ज़्यादा लगा दिया आपकी वोल्टेज ड्रॉप होगी। जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होगी तो इस पिन पे आपको वोल्टेज ड्रॉप का सिग्नल आएगा आईसी को कि वोल्टेज कम हो रहे हैं। ये एरर एम्पलीफायर जो है ये एक्टिवेट होगा और ये सिग्नल भेजेगा यहाँ कंट्रोल सर्किट को, जो स्विचिंग को कंट्रोल करवा रहा है उसको सिग्नल भेजेगा कि वोल्टेज आउटपुट पे ड्रॉप हो रहे हैं तो आप ड्यूटी साइकिल को बढ़ाओ। तो इसका कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, ये ड्यूटी साइकिल को बढ़ाना शुरू कर देगा। और कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि यहाँ पर जो फीडबैक का सिग्नल है वो हट नहीं जाता है। तो जैसे ही आउटपुट में वोल्टेज पूरे होंगे ये फीडबैक बंद हो जाएगी यहाँ पे, और फिर ये ड्यूटी साइकिल जितना बढ़ चुका है उतने पे ही उसको रोक लेगा। अब क्या होगा कि जब आप लोड और ज़्यादा लगा दिया आपने तो करंट जब ज़्यादा फ्लो करने लगेगा तो उसके साथ साथ वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे। लेकिन अगर करंट आपने जितनी रेटिंग की आपकी एसएमपीएस है उससे ज़्यादा ले लिया है तो क्या होगा कि इस करंट मोड वाला जो एरर एम्पलीफायर है इस पे भी फीडबैक आ जाएगा पीछे से कि करंट जो है ज़रूरत से ज़्यादा फ्लो कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है, आपने लोड ज़्यादा लगा दिया है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई भी वजह हो सकती है उसकी। तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि आपने लोड ज़्यादा नहीं लगाया है, आपके आउटपुट पे जो आपने आगे डिवाइस कनेक्ट कर रखी है, जो सर्किट आगे लगाया हुआ है उसमें कोई शॉर्ट सर्किट ही हो गया मान लीजिए। तो अगर आउटपुट में शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी सप्लाई लगातार पीछे से वोल्टेज को बढ़ाती जाए और वहाँ पर सप्लाई देती रहे जबकि आगे शॉर्ट सर्किट है, तो उससे वहाँ पर हीटअप हो सकता है, कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, फट सकते हैं, आग भी लग सकती है। तो सेफ्टी मेजर ये होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है और करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो उस केस में क्या है कि इस सर्किट को बंद कर दिया जाए। अगर आप इनपुट सेक्शन देखें एसएमपीएस का तो वहाँ पर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है कि अगर इनपुट लाइन में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया या करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है किसी भी वजह से तो क्या होता है, वो आपका फ्यूज़ जो है वो जल जाता है और आपका सर्किट जो है पूरा का पूरा बंद हो जाता है, उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंटरनल सर्किट के अंदर भी अगर आउटपुट साइड में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या आपने लोड ज़्यादा लगा दिया है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो यहाँ पर सिग्नल आएगा।
ये एरर एम्पलीफायर जब एक्टिवेट होगा उसके साथ साथ ये वोल्टेज का एरर एम्पलीफायर भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि वोल्टेज भी ड्रॉप करेंगे उस केस में। तो जब वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो वोल्टेज वाला जो एम्पलीफायर है वो सिग्नल देगा कि ड्यूटी साइकिल बढ़ाओ, लेकिन करंट वाले पे भी क्योंकि सिग्नल आ गया है तो ये भी सिग्नल भेजेगा कि ड्यूटी साइकिल को नहीं बढ़ाना है। ये इसको ये नहीं बोल रहा है कि ड्यूटी साइकिल को बंद कर देना है, ये इसको कह रहा है कि ड्यूटी साइकिल को नहीं बढ़ाना है। क्योंकि ये कह रहा है कि बढ़ाओ, ये कह रहा है नहीं बढ़ाना है, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उससे ज़्यादा हम करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एसएमपीएस का डिज़ाइन उतने करंट के लिए ही बनाया गया है। तो जो कंट्रोल सर्किट है, अगर दोनों तरफ से सिग्नल आता है तो वो इसके सिग्नल को प्राथमिकता देता है, इसको प्रेफरेंस देता है, और इसका कहना मानते हुए वो ड्यूटी साइकिल को बढ़ाना बंद कर देता है। भले ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाए लेकिन ड्यूटी साइकिल और नहीं बढ़ते हैं। तो अब ड्यूटी साइकिल और नहीं बढ़ने का मतलब ये है कि जो पिछले जो ड्यूटी साइकिल चल रहे थे वो तो चालू ही है, उतनी ड्यूटी साइकिल पे तो स्विचिंग हो ही रही है, तो उतनी वोल्टेज तो बनती रहेगी। तो हम तो ये चाहते हैं, हमारी सेफ्टी मेजर क्या है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया आउटपुट में या फिर करंट वैसे ही ज़्यादा है क्योंकि लोड ज़्यादा लगा हुआ है, तो हमारा ये सर्किट जो है, ये स्विचिंग जो है ये बंद हो जानी चाहिए, ताकि आगे जो भी फॉल्ट है उसको पहले रेक्टिफाई किया जाए, तभी हम आगे सप्लाई चालू करेंगे। तो अब ये जो स्विचिंग यहाँ चल रही है, ड्यूटी साइकिल बढ़ नहीं रहा है, लेकिन पिछला ड्यूटी साइकिल जितना था उतने पे तो स्विचिंग हो ही रही है। उस स्विचिंग को बंद कराने के लिए दोस्तों ये डेड टाइम कंट्रोल की हेल्प ली जाती है, कि यहाँ पर हम डेड टाइम कंट्रोल सर्किट के द्वारा वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आईसी को पता चल जाता है कि अब इसकी जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप डेड टाइम कंट्रोल की वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इस पिन पे, वैसे वैसे आपका ड्यूटी साइकिल जो है वो डाउन होता जाता है, और जब आपने यहाँ वोल्टेज बढ़ा दी तो यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल चल रहा था वो भी बंद हो जाता है और आपकी आउटपुट जो है वो जीरो हो जाती है। तो इसलिए डेड टाइम कंट्रोल पिन की ज़रूरत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन है आईसी की। अगर ये काम नहीं करेगी तो आपकी स्विचिंग बंद नहीं होगी शॉर्ट सर्किट के केस में भी, और सप्लाई चालू रहेगी, और जिसकी वजह से आगे डैमेज हो सकती है सर्किट में, और भी कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, आग भी लग सकती है। तो इसलिए सेफ्टी के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, इसकी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि आप ये डेड टाइम कंट्रोल वाला फंक्शन समझ गए होंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है हमें। तो अब मेरे एक और दोस्त ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि सर, जब आप पिछली वीडियो में ये डेड टाइम कंट्रोल के बारे में बता रहे थे तो आपने ये बताया कि यहाँ पर 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पर 120 किलो ओम की लगी है, यहाँ पर 5.6 किलो ओम की, तो इसको आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताया था कि यहाँ कितने वोल्टेज आएंगे। तो वो कैलकुलेशन कैसे आपने की है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों उसके बारे में मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये सब ओम्स लॉ से हो जाता है, पर ये एक इजी तरीका है, ओम्स लॉ के थ्रू ना जा करके हम सिंपली फटाफट इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो तरीका क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए के पास में कुछ पैसे पड़े हैं, उसके पास 4 रुपये 70 पैसे पड़े हुए हैं, और जो बी है उसके पास 120 रुपये पड़े हैं। अब दोनों मिलके ये तय करते हैं कि चलो कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो ए बोलता है कि यार मेरे पास तो 4 रुपये 70 पैसे ही पड़े हैं। बी बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास 120 वोल्ट हैं, हम दोनों पैसे मिला लेते हैं। तो ये दोनों जो हैं अपने पैसे मिला लेते हैं, तो इनका अमाउंट टोटल जो है वो बन जाता है 124 रुपये 70 पैसे। अब 124 रुपये 70 पैसे के ये लोग चावल खरीद लेते हैं कि भी चलो चावल का धंधा करते हैं, चावल बेचेंगे। अब इन्होंने 124 रुपये 70 पैसे के चावल खरीद लिए। अब मान लीजिए कोई भी रेट चावल का अगर मार्केट में चल रहा है, तो इनको इस पैसे के अंदर में इनको कितने चावल मिल गए? इनको 5 किलो चावल मिल गए। अब 5 किलो चावल ले आए। अब चावल बेचने कहीं भी जा रहे हैं, इनका चावल बिक नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है कि ए को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो थोड़े से पैसे ही डाले थे। बी को परेशानी हो रही है, वो बोल रहा है यार मैंने तो 120 रुपये लगाए थे, मेजर अमाउंट तो मेरा ही है, लेकिन धंधा तो हमारा चल नहीं रहा, चावल तो एक भी बिका नहीं अपना। तो ऐसा करते हैं कि यार छोड़ो, ये बिज़नेस मुझे नहीं करना है,
तुम मेरे हिस्से के चावल मुझे दे दो, अपने हिस्से के तुम रख लो और हम अपने अपने घर चलते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल क्या हो जाता है कि 5 किलो चावल हैं, अब इसमें से बी को कितने चावल मिलेंगे और ए को कितने मिलेंगे। तो यही सारी वो कैलकुलेशन है। इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है दोस्तों कि मान लीजिए 5 किलो इन्होंने चावल लिए हैं, टोटल 5 किलो चावल लिए हैं और टोटल रुपए कितने दिए उसके लिए 124 रुपये 70 पैसे। तो 5 को हम अगर भाग कर देंगे 124 रुपये 70 पैसे से, तो इसका जवाब हमें क्या आ जाएगा। देखिए कैलकुलेटर में देखिए आप, 5 को हमने भाग कर दिया 124 रुपये और 70 पैसे से, तो इसका जवाब हमें क्या मिला 0.040। तो ये अगर 5 किलोग्राम है तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये किलोग्राम में, और ये 0.040 किलोग्राम का मतलब है कि ये आपके 40 ग्राम चावल हैं। अब ये 40 ग्राम चावल कितने के हुए, ये हुए 1 रुपए के चावल, कि 1 रुपए में कितने चावल आएंगे। अगर 124 रुपये 70 पैसे के 5 किलो चावल आते हैं तो 1 रुपए में आपको 40 ग्राम चावल मिलेंगे। तो अब आसान हो गया, जिसके पास 4 रुपये 70 पैसे हैं उसको क्या करना है कि ये 40 ग्राम के जो चावल हैं इसको आपको गुना कर देना है उसके 4.7 से। 4 रुपये 70 पैसे थे, तो इसका जवाब हमें क्या मिल जाएगा, इसी रकम को, इसी फिगर को हमें गुना कर देना है 4 रुपये 70 पैसे से। तो इसका जवाब क्या आ गया 0.188, यानी कि 188 ग्राम चावल इसको मिल जाएंगे। और जो दूसरा साथी है उसको क्या मिलेगा 0.040, यही वाली आ गई ना 1 रुपये वाला अमाउंट, इसको गुना कर देंगे हम 120 से। 120 क्या है, उसके पास 120 रुपये थे, तो उसके 120 में कितना सामान आ जाएगा 4.8। तो ये वाला जो है 0.040, इसको हमने 120 से गुना किया, तो इसका जवाब क्या आ गया हमारा 4.8। तो 4.8 का मतलब हो गया 4 किलो और 800 ग्राम। तो 5 किलो में से 4 किलो 800 ग्राम इसको मिल जाएंगे 120 रुपये वाले को, और जो दूसरा है उसको कितने मिलेंगे 188 ग्राम या 190 ग्राम। तो जो बचा वो इसको मिल गया। पॉइंट के बाद में काफ़ी सारी फिगर्स हैं, हमने उनको अवॉइड करते हुए यहाँ 1-2 ग्राम का फ़र्क आपको दिख सकता है। तो नेट में ये रिजल्ट आएगा 120 रुपये वाले को मिलेंगे 4 किलो 800 ग्राम, और जो 4 रुपये 70 पैसे लेके आया था उसको मिलेंगे 188 ग्राम 190 ग्राम के करीब। ठीक है दोस्तों, तो यही सिंपल इसी स्टोरी को मैंने वहाँ पर यूज़ किया है कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, कि एक के पास 4.7 किलो ओम लगी हुई है और दूसरी जो है वो 120 किलो ओम की लगी है। 120 किलो ओम की जो है वो 5 वोल्ट सप्लाई से जुड़ी हुई है, और जो 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है वो हमारी ग्राउंड से जुड़ी हुई है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 120 किलो ओम और दूसरी है 4.7 किलो ओम, तो इनको टोटल कर लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी आ गई 124.7 किलो ओम। ठीक है, अब हमारी वोल्टेज टोटल कितनी है 5 है, तो 5 वोल्ट को मैंने डिवाइड कर दिया 124.7 किलो ओम से। तो हमारा जवाब क्या आ गया कि 1 किलो ओम के ऊपर हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, तो 1 किलो ओम पे हमें मिलेगा 0.040। तो जब 1 किलो ओम पे इतना मिल रहा है और हमें क्या ढूंढना है कि 4.7 पे कितना मिलेगा, तो इसी को गुना कर दिया हमने 4.7 से। तो यहाँ पर जवाब क्या आ गया 0.188। तो उसी 188 की जगह यहाँ 190 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें 190 मिली वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये 0 पॉइंट है। अगर ये 188 इधर होते तब हम पूरी वोल्टेज को बोलते, पॉइंट के इस तरफ है तो ये मिली वोल्ट हैं, तो ये 190 मिली वोल्ट यहाँ पर हमें मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर 120 किलो ओम की जगह पे ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, जब डेड टाइम कंट्रोल एक्टिवेट होगा तब ये 5.6 किलो ओम इस तरफ हो जाएगी, और इस तरफ कितनी, यहाँ तो वही सेम ही रहेगी 4.7। तो ये कैलकुलेशन हमारी दोबारा से होगी, क्या होगी, अब 120 की जगह क्या हो गया
अब 120 की जगह पे ये वाली रेजिस्टेंस होगी हमारी 5.6 किलो ओम की, तो 5.6 हो गई एक, और दूसरी रेजिस्टेंस तो ये फिक्स ही है 4.7, तो 4.7 इसमें जमा कर देंगे, तो ये जवाब आ गया 10.3। तो अब 10.3 किलो ओम की टोटल रेजिस्टेंस है और वोल्टेज हमारी क्या है, वही 5 है, तो 5 वोल्ट को अब हम डिवाइड किससे करेंगे, 10.3 से। तो 10.3 से इसको डिवाइड किया तो जवाब क्या आया हमारा, 0.485। ये क्या है, ये 1 किलो ओम पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो आ गया यहाँ पर आंसर हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए इसको सिंपली हमें 4.7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया 2.28 वोल्ट। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 190 मिली वोल्ट की जगह वोल्टेज कितने हो जाएंगे, 2.28 वोल्ट। तो पहले 190 मिली वोल्ट था, डेड टाइम कंट्रोल पिन पे वोल्टेज कम थे, तो क्या हो रहा था, डेड टाइम आपका कम था तो ड्यूटी साइकिल ज़्यादा थी, आपकी आईसी फुल स्विचिंग कर रही थी। अब जैसे ही आपका डेड टाइम कंट्रोल एक्टिवेट हुआ सर्किट उधर, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा के कर दिए इसके 2.28। 190 मिली वोल्ट से वोल्टेज सीधा हो गए 2.28 वोल्ट। तो ये इतने हाई वोल्टेज यहाँ होने पर क्या हुआ कि डेड टाइम बढ़ गया, उसके बढ़ने से ड्यूटी साइकिल आपकी डाउन हो गई और आईसी की आउटपुट जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई उसकी वजह से। तो इस तरह से दोस्तों आप ये कैलकुलेशन जो है इसको आप कर सकते हो। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। और आखिरी क्वेरी मेरे एक और दोस्त की थी, वो बोल रहे थे कि सर ये जो पिन नंबर 3 है इसका फंक्शन मुझे समझ में नहीं आया है, ये क्या कर रही है यहाँ पर, इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों ये 3 नंबर पिन जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एरर एम्पलीफायर के आउटपुट पे कनेक्शन दिया हुआ है। तो एरर एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्शन ले करके ये पिन को हमने क्या किया, यहाँ से ले जा करके और वापस इसकी इन्वर्टेड इनपुट पे हमने कनेक्ट कर दिया इसको। तो उससे होगा क्या, ये पिन क्या कर रही है कि ये जो आपका एरर एम्पलीफायर है इसके गेन को सेट कर रही है, इसके गेन को कम या ज़्यादा कर रही है। अब ये गेन को समझने के लिए दोस्तों मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी LM358 की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। तो वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, मैं ये लिंक ऊपर आपका ये जो आ रहा है ये वीडियो आप देख लें, तो उससे आपको ये 3 नंबर पिन का फंक्शन जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेरीज अब आपकी क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी बचती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट तो मैं रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर रिप्लाई भी करता हूँ उसको, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा। और वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।